गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इट इज अ साइक्लिक चेंजेस दैट अकर इन ओवरी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो बदलाव लगातार होने वाले, कॉन्टिन्यूस होने वाले चेंजेस ओवरीज में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होने वाले, किस चीज के लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कराने के लिए जो चेंजेस होंगे ओवरी में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, कब? एवरी मंथ उसे हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो बदलाव हर महीने फीमेल की बॉडी में हो रहे हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर प्रिपेयरिंग फीमेल बॉडी फॉर फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होएगी? आफ्टर अटेनिंग प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स की एज में आती है। तो प्यूबेरिटी आने पर ही ये साइक्लिक चेंजेस हमें दिखाई देंगे, क्योंकि हमने पीछे जब हमने oogenesis किया, हमने वहां पर देखा था कि हमारा जो oogenesis का प्रोसेस है वैसे तो वो डिसकंटिन्यूअस है। स्टार्ट कब हो जाता है? जब फीमेल फीटस मदर की बॉडी के अंदर ही है, लेकिन वो इट गेट्स स्टॉप इन द ग्रोथ फेज एंड रीस्टार्टेड एट अचीविंग द प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी पर अचीव होने पर वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे थे? डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज इट रिमेन पॉज्ड फॉर 10 to 12 ईयर्स। तो प्यूबेरिटी आने पर ही ये आगे हमारा प्रोसेस ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है। फिर आपकी मैच्योरेशन आ रही थी और उससे क्या बन रहा था? एग बन रहा था। तो ये जो सारे साइक्लिक चेंजेस हैं, ग्रोथ फेज के, ओवरी के अंदर होना, या अब फीमेल ट्रैक अपने आप को कैसे करता है, वो सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं। तो मीनार क्या होता है? वो पीरियड व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। साइकिल स्टार्टेड for the first time, उसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क। जबकि मीनोपॉज, पॉज का मतलब क्या होता है? स्टॉप। इट इज द पीरियड ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम क्या बोलेंगे? मीनोपॉज बोलेंगे। तो ये कब होता है? अराउंड 45 to 50 ईयर्स। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? मेनार्क। व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एट द एज ऑफ 45 to 50, after that age there is no formation of female gamete and no changes occur in reproductive tract. menstrual cycle क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। उस स्टॉपेज को हम क्या बोलते हैं? menopause, after which there will be no fertilization inside the mother body. It become infertile after menopause. Female body is not receptive for fertilization after menopause. उसके बाद कोई भी fertilization नहीं होगी, because after menopause female body stop producing egg. फीमेल गैमीट बनना क्या हो जाता है? रुक जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मीनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देखते हैं, ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर स्टेज और तीसरा है ल्यूटल फेज। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटली 28 डेज में डिवाइडेड है। 28 डेज की साइकिल है। आफ्टर 28 डेज दिस साइकिल रिपीट, इसलिए हम क्या है? सर्कुलर इसमें दिखा रहे हैं कि फर्स्ट डे मान लो ये है हमारा
तो यहां से हमारी साइकिल स्टार्ट हुई, ये कॉन्टिन्यूस चल रही है 28 डेज तक, ये चेंजेस होते रहेंगे। फिर ऑन 29th डे इट एक्ट एज फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ये कब तक होता है? 1 to 5, 4 भी हो सकता है और वो 5 भी हो सकता है। तो पहला स्टेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड जो स्टेज है हमारा, दैट इज, इसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं या पॉलीफ्लेटिव फेज भी बोलते हैं, जो 10 to 12 डेज तक रहता है। 5 ये, और ये क्या है? 15 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड फेज है। इसके सेकंड फेज वाले दिन 14th डे, ये 14 पर मैंने एक लाइन लगा रखी है, 14th डे पर फीमेल बॉडी या हम कहें ओवरी में से एग रिलीज हो जाता है। ओवम रिलीजेज फ्रॉम ओवरी इनटू द फेलोपियन ट्यूब, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये सारे कैसे हो रहा है अभी हम पढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेज क्या है हमारा? ल्यूटल फेज, या हम इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज भी बोलेंगे। यहां पर ये कब से कब होगा? अप्रोक्सीमेट 12 to 14 डेज के लिए ये होता है। तो किसी भी एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट अकर फॉर 28 डेज। इट मे बी एक्सटेंडेड टू 35 to 40 डेज। तो यही टाइम पीरियड बढ़ जाएंगे। जैसे 28 डेज में मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का है? 5 दिन का है, वो क्या हो सकता है? 7 दिन का भी हो सकता है, अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है। ऐसे ही प्रोलिफरेटिंग फेज हम कितने दिन का देख रहे हैं? 10 to 12 देख रहे हैं, तो ये एक्सटेंड हो सकता है, ये 15 डेज का भी हो सकता है। ऐसे ही ये पीरियड एक्सटेंड होगा डिपेंडिंग। लेकिन नॉर्मल जो हम है, ऑन ए एवरेज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कितना बताते हैं? 28 डेज। अब ये फेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं अब हम ये देखते हैं। ये मैंने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है कि हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 डेज में एक्सप्लेन की गई है। ये जो मैंने बना रखा है, ये बना रखा है कि हमारी यूट्राइन वॉल बना रखी है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। This is the endometrium, and these are the follicles which show different changes inside the ovary. अब सबसे जरूरी बात है कि कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके इन्फ्लुएंस में स्टार्ट होने लगी है? जब फीमेल बॉडी अचीव कर लेती है प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी कब आई? जब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस FSH, जो हमने पढ़ा था ओवरीज के फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर जाकर काम करेगा और उनको मैच्योर करना शुरू कर देता है। मैच्योरिटी से क्या है? एक फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है जिसमें से एग बनता है। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ईस्ट्रोजन। ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। तो जब किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो एक तो एग फॉर्मेशन, सबसे पहली जो क्या है? एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, उस एग को, दैट एग इज रेडी टू फर्टिलाइज विद अ स्पर्म। अब जब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा? उस जो जायगोट बना है उसने एक स्टेज पर आकर मदर की बॉडी के साथ अटैच हो जाना है फॉर नरिशमेंट। तो नरिशमेंट लेने के लिए अब हमारा यूट्रस वो जगह है जहां पर
फीटस है वो मदर की बॉडी से अटैच हो जाता है। तो उस यूट्रस को क्या हो जाना चाहिए, थिक हो जाना चाहिए, ताकि वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को अपने अंदर रख सके। इट शुड बी थिक, वो मोटी होनी चाहिए, ताकि इम्प्लांटेशन या बच्चे का जो फीटस का जुड़ना है मदर के बॉडी के साथ अच्छे से हो। इसलिए ये देखो बार बार एट 28 डे दैट यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम इज वेरी थिक, इट बिकम हाईली स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्यों हो गई, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑन 28th डे एंडोमेट्रियम is thick and spongy है। क्यों हुई ये स्पॉन्जी, फॉर फर्टिलाइजेशन। ये तो हुआ कि फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, फर्टिलाइजेशन हो गई तो जो जाइगोट बनेगा वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर मदर की बॉडी के साथ अटैच होना है। अटैचमेंट के लिए दैट पार्ट शुड बी थिक एंड स्पॉन्जी, उस पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई हाई। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये जो एंडोमेट्रियम इतनी थिक बनी थी, देर इज नो नीड ऑफ दैट एंडोमेट्रियम। तो इसलिए फर्स्ट डे हमारी, हम कहें मान लो पिछली साइकिल से हमारी बॉल क्या है, काफी थिक हो गई। अब हम नेक्स्ट साइकिल या हम फर्स्ट स्टेज को जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो ये हमारी वॉल इतनी थिक हुई थी फॉर अटैचमेंट के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जाइगोट तो बना ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये पतली होती चली जाएगी। कैसे पतली हुई कि फीमेल के वेजाइना के थ्रू ये क्या है, इट वॉश्ड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ये क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलेंगे हम इसको, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो ये जो पहला स्टेज है दैट इज वॉशिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो कितने दिन के लिए होगा, 1 to 5 days के लिए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो 5 दिन तक क्या है, फीमेल के वेजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में क्या है, हमारी एंडोमेट्रियम लेयर सारी वॉश्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अलोंग विद एग, जो एग बना है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसकी जरूरत नहीं। तो अलोंग विद एग ब्लड फ्लो आउट थ्रू द फीमेल बॉडी फ्रॉम वेजाइना। अब फ्रॉम द 5th व्हेन द ब्लड फ्लो स्टॉप, तो फिर सेकेंड स्टेज कौन सी आ जाएगी, फॉलिकुलर स्टेज, या हम क्या बोले, प्रोलिफरेटिव स्टेज, जो क्या होगा 5 से 15 तक रहेगी, 15 या 16 तक। तो ये स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, अब यहां पर क्या है, एग जो ये कहाँ है, ओवरी के अंदर है। ये सारी ओवरी के पार्ट हमने बता रखे हैं। ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल हैं, उनमें से एक फॉलिकल बड़ा हो जाएगा, बाकी आसपास वाले फॉलिकल उसको चारों तरफ से अरेंज कर लेंगे। मैच्योर हमारा फॉलिकल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या हो चुका है, मियोसिस 1 हो चुका है। तो जैसे ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये सारे काम कब स्टार्ट हो गए, फ्रॉम 5th to 14th डे पर।
5th से ये स्टार्ट हो गए, लेयर्स अरेंज होनी शुरू हो गई, फिर वो क्या है ग्राफियन फॉलिकल बनना शुरू हो गया। ऑन 14th डे अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड, वो फट जाएगा और क्या रिलीज करेगा, ओवम रिलीज करेगा। इट इज ओवम, ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी टू द फेलोपियन ट्यूब। दूसरी बात, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था बच्चे, यहां पर देखो ये मैंने एक डॉटेड लाइन दिखा रखी है। ये डॉटेड लाइन किसकी है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की है। ईस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर हाई लेवल में मेंटेन रहेगा और हमारी एंड्रोमेट्रियम क्या होती चली जाएगी, थिक होती चली जा रही है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, थिक हो रही है। बात समझ आई कि फर्स्ट फेज में क्या है, जो एंडोमेट्रियम थिक हुई थी उसकी जरूरत नहीं हुई क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो थिक लेयर अलोंग विद एग वॉश्ड आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोल रहे हैं। ऑन 5th डे सारा वॉश आउट हो गया। व्हेन द ब्लड फ्लो स्टॉप फ्रॉम द फीमेल बॉडी, सेकेंड फेज स्टार्टेड, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होना है, ओवरी के अंदर चेंजेस होनी है। ओवरी के अंदर जो चेंजेस होंगे किसकी इन्फ्लुएंस में होंगे बच्चे, एफएसएच का लेवल यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, एफएसएच का। ये क्या है, एफएसएच है। जब आपका प्रोलिफरेटिंग फेज या फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हुई है तब आपका एफएसएच का अमाउंट क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, ताकि आपकी जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं क्या बना सके, ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया उस वक्त किसका लेवल हाई हो जाएगा, ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच हार्मोन ही नहीं निकालता, एक और हार्मोन निकालता है, उसको बोलते हैं हम एलएच, ल्यूटल हार्मोन। ये कब बनेगा, ऑन द 14th डे द अमाउंट ऑफ ल्यूटल हार्मोन इज वेरी हाई। ये जो ग्राफ है दैट इज ऑफ एलएच हार्मोन है ये। तो 14th डे एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा, बाकी पहले देखो हम इसको कम ही दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और ऑन 14th डे इट बिकम मैक्सिमम। 14th डे पर मैक्सिमम होने से क्या रोल होगा, इट रप्चर्ड द ग्राफियन फॉलिकल एंड एग इज रिलीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉलिकुलर स्टेज, फॉलिकल्स बने और उसमें से मैच्योर आपका ग्राफियन फॉलिकल बन गया, उससे क्या बन गया हमारा ओवम। दैट ओवम इज एट मियोसिस 1, इट प्रोड्यूस ओनली सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी दैट इज ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज बोले, ठीक है। तो ल्यूटल फेज क्या करेगा बच्चे, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है हमारा ओवरी में, इसको किस में बदल देगा, एक येलोइश बॉडी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। और ये कॉर्पस लूटियम, यहां पर देखो एक और ग्राफ आ रहा है जो बहुत हाई पीक पर चला गया है। ये कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है। ये ग्राफ किसका है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा कॉर्पस लूटियम। ये प्रोजेस्टेरोन ही क्या है, हमारी एंड्रोमेट्रियम को बहुत थिक बना देगा, बहुत थिक। ब्लड सप्लाई यहां पर क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द फीमेल बॉडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जब तक ऑन 28th डे तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा हमारा, हाई। ड्यूरिंग दैट पीरियड इफ स्पर्म कम्स,
तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो दोबारा से ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 28 डे के बाद क्या है, दोबारा से कम हो गया है और दोबारा से हमारा कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें से वो जो एंडोमेट्रियम थिक हुई थी हमारी ल्यूटल फेज में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, वो दोबारा से वॉश आउट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द एंडोमेट्रियम, LH हेल्प इन ओवुलेशन, ईस्ट्रोजन मेंटेन द ग्राफियन फॉलिकल, ईस्ट्रोजन सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप करेगा, FSH हेल्प इन द प्रोलिफरेशन या हम कहें फॉलिकुलर अरेंजमेंट में ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर कराने में रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे जैसे ये हुआ, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर सिर्फ ल्यूटल फेज में कौन सा हार्मोन हाई लेवल पर है बच्चे, प्रोजेस्टेरॉन, जबकि हमारे ये वाले हार्मोन्स कौन सा, ये देखो ये डाउन चला गया, ये कौन सा था, FSH का, LH का कौन सा है, ये LH यहां गया 14 डे, उसके बाद ये भी क्या हो गया, लो हो गया। तो ल्यूटल फेज में जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है, LH लो है, FSH लो है, ये दोनों लो हैं तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर इस टाइम पीरियड में एग अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, फ्रॉम दिस पीरियड ल्यूटल फेज अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, ये दोनों हार्मोन्स क्या हो गए, FSH और LH कम हो गए। क्यों, क्योंकि इनका रोल क्या था, ग्राफियन फॉलिकल बनाना है ना, या ओवुलेशन कराना। तो अब और ओवुलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एग फर्टिलाइज हो चुका है, फीमेल बॉडी के अंदर जाइगोट बन चुका है। अब सिर्फ कौन से हार्मोन की जरूरत है, प्रोजेस्टेरॉन को, जो इस एंडोमेट्रियम को और थिक बनाता चला जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो LH और FSH का लेवल लो ही रहेगा, कोई और ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। इसलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, कोई नया एग फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि LH और FSH का लेवल क्या होता है, डाउन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमारा हाई होता है ताकि एंडोमेट्रियम क्या हो जाए, थिक हो जाए। तो दो कंडीशंस हुई बच्चे, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर तो ये साइकिल दोबारा रिपीट होती चली जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये दोनों हार्मोन लो लेवल पर रहेंगे, तो ये साइकिल्स रिपीट नहीं होगी, सिर्फ किसका हाई लेवल रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डे ओवुलेशन हो रही है, ऑन दी 14th डे। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। कहां पर हो रही है, टेक प्लेस इन द इस्थमिक रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। आपको ध्यान होगा हमने फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स करे थे, एम्पुला, इस्थमस और आपका वेजाइनल पार्ट। तो इस्थमिक रीजन में क्या है, स्पर्म ट्रेवल होकर आ रहा है और ओवुलेशन से जो एग रिलीज हुआ है वो वहीं पर है। तो फर्टिलाइजेशन इस्थमिक रीजन में हो रही है। अब फर्टिलाइजेशन कराने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड बाय द मेल इनटू द फीमेल वेजाइना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। सीमन का रिलीज करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। सेमिनल फ्लूइड रिलीज बाय मेल इन द वेजाइना ऑफ फीमेल। तो
एक इन सीमन में जो एक फ्लो में रिलीज हो रहा है, इट कंटेन अबाउट 2 मिलियंस ऑफ स्पर्म। इतने स्पर्म्स होते हैं। अब क्या पर्पस है इतने स्पर्म्स का बनाने का, कि जो सेमिनल फ्लूइड में इतने सारे स्पर्म्स हैं, जब वो फीमेल ट्रैक से जा रहा है, वेजाइना से जा रहा है, तो वेजाइना का पीएच क्या होता है बच्चे, एसिडिक। तो उस एसिडिक कंडीशन में बहुत सारे स्पर्म्स तो क्या है, वैसे ही डाई हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था ना कि पोलन लार्ज अमाउंट में क्यों बनते हैं, बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल। ऐसे ही हम एनिमल्स की बात करते हैं कि जो मेल गैमीट है दैट प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, बिकॉज ड्यूरिंग द मूवमेंट, during the passage from a female track, lots of sperms get die under the acidic conditions of the vagina. तो जब हमारा जो स्पर्म है ट्रांसफर हो रहा है या मूव हो रहा है किसके, फीमेल ट्रैक में। फीमेल ट्रैक में जैसे वेजाइना, फिर यूट्रस आएगा, फिर वो कहाँ पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब में, जहां उसने एग को जाकर फर्टिलाइज करना है। तो जब ये मूवमेंट हो रही है तो स्पर्म के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिसिटेशन, मैच्योरेशन। एक्चुअल में जो कैपिसिटेशन का मतलब है कि जो आपका स्पर्म आ रहा है दैट हैव न्यूक्लियस, मेल गैमीट है, मेल जेनेटिक्स है उसके पास, लेकिन इट इज नॉट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रॉम फीमेल ट्रैक दैट स्पर्म शुड बी बिकम एक्टिव। ये जो एक्टिवेशन है या मैच्योरेशन है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिसिटेशन। तो कैपिसिटेशन में क्या होगा, बहुत सारे वो फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे जो उसकी मैच्योरेशन को रोक रहे थे। बहुत सारी प्रोटीन्स हमारे मेम्ब्रेन से निकल जाएगी जो क्या है उसको मैच्योर होने से रोक रहे थे। दूसरा, प्लाज्मा के अंदर बहुत साइटोप्लाज्म में बहुत सारा कैल्शियम आयंस एंटर कर जाएंगे। इनफ्लेक्स का मतलब टेकिंग इन, टेकिंग इन। तीसरा है टेल हमारा विप्लश मूवमेंट, मतलब इस तरह की मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखाएगा ताकि वो इजीली मूव हो सके। चौथा, जितने भी हमारे एक्रोसोम के आगे एक थिक कवरिंग प्रेजेंट थी कोलेस्ट्रॉल की, वो सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस क्या कर रहे हैं, हमारे स्पर्म को मैच्योर बना रहे हैं टू प्रिपेयर टू टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो ये जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हमने स्पर्म में देखे हैं इनसाइड द फीमेल ट्रैक, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिसिटेशन। ठीक है, वंस द स्पर्म मूव फ्रॉम वेजाइना टू फेलोपियन ट्यूब, कि जो स्पर्म्स वेजाइना से होते हुए हमारे फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे, उनमें से हजारों लाखों तो मर ही जाएंगे, फ्यू अमाउंट हम कह सकते हैं 100 या 200 स्पर्म्स कहाँ पहुंच रहे हैं, हमारे फेलोपियन ट्यूब में पहुंच रहे हैं। तो वहां पर जाकर वो सेकंड स्टेप पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म में क्या होगा, मान लो ये हमने एग का स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्पर्म्स पहुंच गए हैं इसके पास। स्पर्म के सबसे आगे वाले हिस्से पर क्या था, एक्रोसोम था। ये एक्रोसोम क्या करेगा, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, हिलरोनिडेज। लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा जो क्या है, हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एग के बाहर, जोना पेलुसिडा, कोर्ना रेडिएटा, इन सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, ये खत्म होते ही ये किसके पास आ जाएगा, विटलाइन मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा। विटलाइन मेम्ब्रेन क्या थी, वो मेम्ब्रेन जो एग खुद बनाता है। तो ये इन सबको तोड़ता हुआ विटलाइन मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा और हमारे इसको क्रॉस करता हुआ कहाँ आएगा, इनसाइड दी फीमेल न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। वो फीमेल न्यूक्लियस के पास पहुंचने से पहले ये नहीं है कि सारा का सारा स्पर्म एंटर कर रहा है, सिर्फ आपका हेड और मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में क्या था,
माइटोकॉन्ड्रिया और हेड रीजन में एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम का तो रोल यहीं पर खत्म हो जाता है, वो वॉल्स को तोड़ देता है। तो एंटर क्या किया, सिर्फ न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। आपका जो टेल रीजन है इट रिमेन आउटसाइड, सिर्फ क्या एंटर करा है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे ही ये एक स्पर्म से ये काम हो जाता है, तो क्या होगा कि जैसे ही कोई एक मेल न्यूक्लियस या मेल हेड इस विटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो जितने भी फॉलिकल्स थे जो रप्चर्ड कॉर्ना रेडिएटा या कॉर्ना जोना पेलुसिडा के थे, वो फॉलिकल्स बाहर अरेंजमेंट बना लेते हैं, एक थिक लेयर बना लेंगे जिसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। बाहर मेम्ब्रेन बन जाएगी। इसका पर्पस क्या है कि वंस अ सिंगल स्पर्म एंटर दी विटलाइन मेम्ब्रेन इट प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। जो एक स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस अंदर भेज दिया है, अब फॉलिकुलर सेल अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, ताकि और स्पर्म इसके अंदर एंटर ना कर सकें। कौन से प्रोसेस को रोक सकें, पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या है, इफ मोर देन वन स्पर्म एंटर दी एग। ठीक है, इसलिए एक स्पर्म मोस्ट 99% में क्या है, एक स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पेनेट्रेशन। एक बार पेनेट्रेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई। अब अंदर क्या है, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्या हुआ, टू फॉर्म द फर्स्ट फ्यूचर सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या हुआ। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि हमारा एग है, यहां पर ओव्यूलेशन में ओवरी में से जो एग निकलता है, दैट इज नॉट अंडरगो सेकेंड मियोसिस। वो दूसरी मियोसिस 2 नहीं कंप्लीट करता है। वो दूसरी मियोसिस 2 कब कंप्लीट करेगा, जब कोई स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो रहा है, स्पर्म एंटरिंग इनटू दी एग, इट स्टिमुलेट दी सेकेंडरी oocyte टू अंडरगो मियोसिस 2, ताकि क्या बन सके, अब इसके पास हैप्लॉइड एग हो सके, पोलर बॉडीज बाहर निकल जाए। तो जो सेकेंड मियोसिस का प्रोसेस होता है वो कब होगा, व्हेन स्पर्म पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म अकर इन द एग। ठीक है, दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या कराएगा, ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, ये क्या बन गया 2n। तो हमारी प्लॉइडी को मेंटेन कर सकता है। हमारे जैसे हम ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है, 23 मदर से आ रहे हैं, 23 फादर से। तो हमारा जो 46 नंबर है, प्लॉइडी है, डिप्लॉइड नेचर है, उसको मेंटेन कर रहा है। दूसरा, 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, इस वक्त क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत हाई हो जाती हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी क्या है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। उसकी एंडोमेट्रियम लगातार क्या है, थिक होती चली जा रही है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया है तो दैट हैव टू बी अटैच विद द मदर बॉडी। ठीक है, दूसरा, हम सेक्स क्रोमोसोम, अगर ये मेल गैमीट वाई क्रोमोसोम का है तो क्या फीमेल चाइल्ड बनेगा। अगर ये मेल गैमीट एक्स क्रोमोसोम का है तो फीमेल चाइल्ड बनेगा। अगर ये मेल गैमीट वाई क्रोमोसोम का है तो क्या बनेगा, आपका मेल चाइल्ड बनेगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी यहीं पर हो जाती है। दैट डजंट अकर आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम ही ये डिसाइड हो गया कि बच्चा जो है वो कैसा बनेगा। अगर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल गैमीट फ्यूज विद एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल, अ female child is produced. If Y chromosome from the male gamete fuse with the X chromosome of the female gamete, produce
मेल चाइल्ड। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन का इवेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर आफ्टर दी जाइगोट फॉर्मेशन। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी, एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, थैंक यू।